नाउ असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये? एन अनकंटेंस 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? Okay, तो एक के बाद एक बॉल निकाली जा रही है और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो पहली भी बॉल ब्लैक हो और दूसरी भी ब्लैक हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंपली, टोटल कितनी बॉल से 15, तो उसमें से पहली बॉल ब्लैक आए तो वो हो गया 10/15, कोई दिक्कत। अब एक ब्लैक बॉल आ गई तो आपके पास कितनी बॉल बची? अब रिप्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है तो बची कितनी? 14, और ब्लैक बॉल कितनी बची होगी? 9। मल्टीप्लीकेशन रूल सिंपल सा, पहला ब्लैक बॉल आ गया, फिर उसके बाद पहला ब्लैक बॉल आ गया, बची आपके पास 14 बॉल्स, और ब्लैक बॉल कितनी बची होगी? 9। तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया 3/7। Okay. Now next question is, 3 persons A, B, C in order cut a pack of cards, replacing them after each each cut, on the condition that the first who cuts a spade shall win a prize. Find their respective chances. Okay. 3 पर्सन है A, B, C, वो पेक ऑफ कार्ड को कट कर रहे हैं और आप इसी ऑर्डर में चलेगा, पहले ए, फिर ए कट करेगा, फिर बी, फिर सी, इसके बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसा चल रहा है, ठीक है। और हर केस में रिप्लेस किया जा रहा है कार्ड को, ठीक है। ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट हु कट्स अ स्पेड शेल विन अ प्राइज, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस। ओके, ठीक है। तो ए की हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं भाई? 13। तो स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या इसी को हमने बोल दिया कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दैट इज 1/4। मतलब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ए को जिताना है तो ए में पहले ही अटेम्प्ट में स्पेड आ गया, ये हो सकता है, या फिर पहले ए में नहीं आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, फिर से कार्ड ड्रॉ करेगा तो उसमें आ जाए। ऐसे ही फिर ए में नहीं आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, फिर से ए में नहीं आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, फिर ए में आ जाए। तो इस हिसाब से ए के पास स्पेड आ सकता है, इसी को उसने सक्सेस बोला गया। ओके, तो पहले ही ए में स्पेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर ए के पास, बी के पास और सी के पास, तीनों के पास स्पेड नहीं आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो नहीं आने की 3/4, तो 3/4 कितनी बार आएगा? 3 बार, देन फिर स्पेड आ जाए। ऐसे ये 3/4 3/4 3/4 कितनी बार? 6 टाइम्स, फिर उसके बाद स्पेड आ जाए, तो ये चलता रहेगा ऐसा। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी जिसका सम हो गया फर्स्ट टर्म 1/4 अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो 3/4 का क्यूब। ओके, तो ये हो गया 16 अपॉन में 64 माइनस 27, तो 7, तो 16 अपॉन में 37 होगी ए की प्रोबेबिलिटी। ओके, सिमिलरली हम यदि बी की बात करें तो बी कैसे जीत सकता है? मतलब पहले तो ए ड्रॉ करेगा तो ए के पास स्पेड नहीं आया, क्योंकि ए के पास आ गया तो ये वाली कहानी हो जाएगी, ए के पास नहीं आया, बी के पास आ जाए। और क्या हो सकता है कि ए के पास भी नहीं आए, बी के पास भी नहीं आए, सी के पास भी नहीं आए, फिर से ए ड्रॉ करेगा उसके पास भी नहीं आए और बी के पास आ जाए, ऐसा चलता रहेगा ये। तो ए के पास नहीं आए प्रोबेबिलिटी 3/4, बी के पास आ जाए 1/4, इधर ये कितनी बार आएगा? 3/4 और बी के पास आ जाए, ऐसा चलता रहेगा। तो इसको आप देखो 3/4 यदि मैं कॉमन लूं, 3/4 यदि कॉमन ले तो यही वाली कहानी है क्या? तो इसको तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 37, ठीक है। और सी की बात करें तो सी कैसे जीत सकता है कि ए और बी के पास नहीं आए, सी के पास आ जाए, या फिर ए बी के पास नहीं आए, सी के पास भी नहीं आए, और फिर ए और बी के पास भी नहीं आए, सी के पास आ जाए। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, फिर 1/4, ये हो जाएगा 3/4 पावर 5, है ना, और फिर सी 1/4। तो ये जो लिखा हुआ है आप इसको देखो, 3/4 यदि कॉमन ले तो यही कहानी हो गई कि बी वाली कहानी, तो बी वाली कहानी कितनी है? 12। अब फिर से कैलकुलेशन करना चाहते हो, इनफाइनाइट जीपीए कर सकते हो आप, तो ये हो गया
9/37। तो ए के पास पहले स्पेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, बी के पास ये, सी के पास ये। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3। ए हैज 3 tickets इन अ लॉटरी कंटेनिंग 3 prizes एंड 9 blanks। ए के पास कितने टिकट्स है? 3, जिसमें 3 में प्राइज है और 9 ब्लैंक है। बी के पास कितने टिकट्स है? 2, है ना? हाँ, हैज 2 tickets in a lottery containing 2 prize and 6 blanks. Compare their chances of success. Okay. सक्सेस का मतलब क्या होगा कि टोटल आपके पास ये 12 टिकट्स है, जिसमें 3 में प्राइज है और 9 ब्लैंक है। तो इसका सक्सेस होने का मतलब है कि जो प्राइज वाली जो टिकट है वो एक आ जाए या फिर दो आ, मतलब एक में प्राइज आ जाए या फिर 2 में प्राइज आ जाए या तीनों के तीनों प्राइज आ जाए। बी की सक्सेस कब मानी जाएगी? कि 2 टिकट है उसके पास, तो एक में प्राइज हो या फिर दोनों में प्राइज हो। आगे बात समझ में? तो इसको हम या तो केसेस बना के कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 प्राइज हो प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, या फिर 1 माइनस नो प्राइज, 1 माइनस नो प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे भाई? टोटल कितनी टिकट्स है? 12। तो 12 में से कितनी लेनी है आपको? 3 लेनी है, और सारी की सारी क्या हो? ब्लैंक हो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? 1 माइनस नो प्राइस। तो सारी की सारी कैसे टिकट आ जाए? वो ब्लैंक टिकट हो। तो 9 में से 3 टिकट ले ली। ओके, ऐसे ही बी के लिए भी यही किया, 1 माइनस नो प्राइस, मतलब टोटल 8 में से तो 2 लेना है और ब्लैंक। अब फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? हमें क्या चाहिए? 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्राइस ना आए तो सारी की सारी ब्लैंक आ जाए। तो 6 ब्लैंक है, उसमें से 2 कोई भी ले लो आप। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 987 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 12 11 10 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? तो ये कहानी हो जाएगी 1 माइनस तो 21 अपॉन में 55। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 3 अपॉन में 55। ओके, बी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन में 8 इंटू 7, और जो 2 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया, तो बी आ गया 1 माइनस 15 अपॉन में 28। तो बी हो गया 3 1 28। तो हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। तो 34 अपॉन में 55 अपॉन में ये, तो 13 नीचे रहेगा, 28 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू निकाल लो। डिनोमिनेटर कितना आ गया? 5 6 71, और इधर हो जाएगा, इसको 30 माइनस 2 करें तो 34 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1020 माइनस 68, 1000 माइनस 60 है, 70 करते हैं तो 150, तो ये हो जाएगा 952। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ अ सेट ऑफ गेम्स इट इज 2 to 1, in each of a set of games it is 2 to 1 in favor of the winner of the previous game. If the probability that the player who wins the first shall win 3 at least of the next 4 is p by q, then pq equals to p into q, मतलब निकालना है हमें, where p and q are co-prime natural numbers. Okay, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में? In each of a set of a games it is 2 to 1 in favor of the winner of the previous game. Okay, तो क्या बोलना चाह रहा, पहले तो ये देखो कि मान लो एक गेम वो जीत गया, एक गेम जीत गया, तो अगला गेम वो जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 2 to 1 इन फेवर, मतलब 2/3। मतलब प्रीवियस गेम जैसे ये बोला मैंने कि वो जीत रहा है, तो अगला गेम जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो पहला मैच जीत रहा और दूसरा हार जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। कोई दिक्कत? अरे भाई 2/3 से जीत रहा है तो 1/3 से हारेगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपसे बोला गया है इन ईच ऑफ अ सेट ऑफ टू गेम्स इट इज 2-1 इन फेवर of the winner of the previous game. If the probability that the player who wins the first game shall win 3 at least of the next 4. Okay. कम से कम 3 जीतना चाहिए नेक्स्ट 4 में। तो मान लो पहला गेम जीत रहा है वो, फर्स्ट गेम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहला गेम यदि वो जीत रहा है, ठीक है, तो आगे के 4 गेम में कम से कम उसको 3 जीतना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है कि चारों के चारों जीत जाए, या फिर एग्जैक्टली 3 जीत जाए। तो 3 कैसे जीत सकता है कि यहाँ हार जाए और ये, या फिर ऐसे देखो, ये 3 जीत जाए, ये हार जाए, या फिर क्या हो सकता है कि ये हार जाए, ये जीत जाए, या फिर इधर हार जाए, इधर जीत जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसने क्या बोला है कि यदि एक गेम यदि जीत रहा है तो आगे के जो 4 गेम है सेकंड से लेके 5 तक, उसमें कम से कम वो 3 गेम जीते। यही बोला गया। देखो इन ईच ऑफ द सेट गेम्स, ओके, लास्ट टाइम देखो इसमें बोला है हु विन्स द फर्स्ट गेम शैल विन 3 एटलीस्ट ऑफ द नेक्स्ट 4। तो कम से कम 3 बोला है, तो ये इन केसेस में एग्जैक्टली 3, और ये वाला केस कौन सा हो गया, एग्जैक्टली 4। ठीक है, अब यहां तक तो वो जीत रहा है, मतलब फर्स्ट गेम तो वो जीत रहा है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जीते, प्रीवियस गेम जीत रहा है, तो अगला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। फिर अगला गेम जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर नेक्स्ट गेम जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर नेक्स्ट गेम जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, प्लस इधर वो जीत रहा है 2/3, फिर 2/3, फिर 2/3, और जीतने के बाद हारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। कोई दिक्कत? बोलो, आगे बात समझ में? प्लस ये केस हो गया, ये केस हो गया, यहां आ जाओ। जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3, फिर जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, और आगे हार रहा है तो जीतने के बाद वो हार रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब आगे हारने के बाद जीते उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बात कर दी। तो 2:1 दे रखा है इन फेवर, कब, जब वो जीत रहा है। तो हारेगा तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1:2 इन फेवर, मतलब 1/3। क्या बात समझ में आ गई? प्लस कौन सा केस हो गया, ये वाला। इधर ये जीत रहा है, प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर हार रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और फिर जीत रहा है, तो उससे पहले वाला गेम क्या है, जीत रहा है, तो वो हो जाएगा 2/3, प्लस ये वाला गेम इधर जीत रहा है, फिर हार रहा है, प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। तो नीचे आ गया 3/4, ओके, और ऊपर क्या चलेगा, 2/4 16, प्लस 2/3 8, प्लस 2² 4, प्लस 2² 4, प्लस 2² 4। तो ये कहानी आपकी आ गई 36 अपॉन में 3/4। तो ये 9 से कैंसिल हो गया, तो बचा 4, और इधर बचेगा 9। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 4/9 के बराबर, और इसी को बोला गया है P/Q के बराबर है ये। तो P इंटू क्यू कितना आ गया, 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो आंसर इज 36। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में बोला गया आपको 4 fair dice D1, D2, D3 and D4 each having 6 faces number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appearing on one of D1, D2 and D3. Okay. 4 डाइस है आपके पास, D1, D2, D3 and D4, सभी पर नंबर है 1 से लेके 6 तक। ओके, then the probability that D4 shows a number appearing on one of D1, D2, D3, मतलब D पर जो नंबर आ रहा है वो D1, D2, D3 पे जो नंबर आ रहा है वो सेम होना चाहिए।
तो ये हो सकता है कि D4 पे मान लो कोई भी आउटकम आ रहा है, मान लो वो समझ लो 1 आ रहा है, एक एग्जांपल के लिए समझ लो 1 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो D4 पे जो नंबर आ रहा है, तो वो जो नंबर है D1 D2 D3 में से किसी एक पर आ जाए, एग्जैक्टली 1 पे आ जाए, या फिर एग्जैक्टली 2 पर आ जाए, या फिर तीनों के तीनों पर आ जाए। अरे समझ में आया, उसने क्या बोला है कि D4 पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर D1 D2 D3 पर आना चाहिए, तो वो तीनों पर आ सकता है। मतलब D4 पे जैसे आउटकम 1 आया, तो तीनों के तीनों पे क्या जाए 1 1 1। ठीक है, इस पे D4 पे मान लो 1 आया, तो एग्जैक्टली दो कोई भी दो हो सकती है, उन पे 1 आ जाए, या फिर तीनों के तीनों पर, या फिर किसी एक पर 1, तीन में से किसी एक पर 1 आ जाए, तो 3 केस बनेंगे ऐसे। ओके, तो मान लो D4 पर आउटकम, अच्छा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे कि D1 D2 D3 D4, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार। अरे भाई D1 पर पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक, 6, D2 पे भी 6, D3 पे भी 6, D4 पे भी 6। फेवरेबल केस में क्या होगा कि मान लो D4 पे कोई एक आउटकम आ रहा है, वो 6 में से कोई भी एक आ सकता है। D4 पर 6 में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है, तो 61 से ले लिया। कोई दिक्कत यहां समझने में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किसी एक पर वही आउटकम आ रहा है, तो 6 में से एक कोई आउटकम हमने सपोज कर लिया वो 5 आ रहा है, समझने के लिए मतलब D4 पर जो आउटकम आ रहा है वो 5 पर आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तो अब ये वाला केस कि एग्जैक्टली 1 पर वही आउटकम हो, तो D1 D2 D3 तो 3 है, तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लिया जिस पर आउटकम 5 आ रहा है, मान लो D1 हो गया, इस पर आउटकम 5 आ गया। आगे बात समझ में? अब D2 और D3 पर आउटकम क्या आएगा, वो 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो 5 के अलावा कितने बचे, 5, तो उन 5 में से कोई भी हो सकता है। D3 पर भी उन 5 में से कोई भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मान लो D4 पे एक 5 आ रहा है, तो इन 3 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, उस पर एक 5 आ गया, और बाकी जो दो डाइस जो है उस पर उस 5 के अलावा कोई भी आउटकम आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है 5 को छोड़ के। तो इसमें भी 5 में से कोई भी आ सकता है, इसमें भी 5 में से कोई भी आ सकता है। प्लस ये वाला केस कि एग्जैक्टली 2 पर सेम आउटकम आए, तो 3 में से हमने 2 डाइस सेलेक्ट कर ली कोई भी, तो मान लो डाइस 1 और डाइस 2 हो गए, जिसमें हमने 5 और 5 आ गया, तो डाइस 3 पर 5 के अलावा बचे कितने आउटकम, 5। अरे मतलब आउटकम जो 5 है उसके अलावा नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 6, 5 को छोड़ के। ओके, प्लस और D1 D2 D3 तीनों पर D4 पे जो आउटकम आ रहा है वही आ जाता है, तो 3 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया और सभी पे आउटकम क्या आएगा, वही आएगा, इंटू 1 कर दिया, मतलब सभी पे 5 5 5 5 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो 6C1 कितना होगा, 6, तो ये कैंसिल हो गया, एक 6 तो गया। ओके, इधर से हो गया 25 इंटू 3 75 प्लस 15 प्लस 1 अपॉन में 36 इंटू 6 216 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 91 अपॉन में 216। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 91 अपॉन में 216। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, अ मैपिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द मैपिंग defined on the set A consisting of 3 distinct elements, then find the probability that the mapping selected is 1 to 1. Okay. फंक्शन तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, यदि मान लो छूट भी जाता है तो इस प्रॉब्लम को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फंक्शन 1 to 1 मैपिंग क्या होती है यह आपको जानना जरूरी है इस प्रॉब्लम के लिए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, मान लो 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, तो ए से फंक्शन जो है ए टू ए डिफाइन है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, वो होंगे 3 पावर 3। कैसे भाई, ए के पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी, किसी के साथ भी चले जाए, बी के पास भी 3 ऑप्शन है, किसी के साथ भी चले जाए, सी के पास भी 3 ऑप्शन है, किसी के साथ भी चले जाए, तो वो सारे एक के साथ भी जा सकते हैं, 2 के साथ या तीनों के साथ जा सकते हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि वो जो मैपिंग है वो 1 to 1 हो। 1 to 1 होने का मतलब क्या है
कि सभी की जितने भी एलिमेंट है इस सेट के, जैसे A2 इसको 1 मिनट के लिए B मान लिया, तो इस सेट में सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 to 1 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये ABC बोला गया है, तो A जैसे B के पास जा रहा है, तो B के पास ना जाके A और C किसी के पास भी चला जाए, C के पास, मतलब तीनों अलग अलग जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर 3 एलिमेंट है और इधर भी 3 एलिमेंट है, तो 3 लोगों को, जैसे ये 3 बॉल से समझ लो, ABC 3 बॉल है और इधर 3 पर्सन है, तो सभी के पास एक एक बॉल जानी चाहिए। तो 3 बॉल को 3 पर्सन पे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल सिंपली। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 to 1 समझते हो ना, इस टाइप की मैपिंग। ये तो नहीं होगा 1 to 1, इस टाइप की मैपिंग। तो 3 लोगों को और 3 ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कि सभी के पास एक एक जाए, तो 3 फैक्टोरियल सिंपली n फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से एक 3 कैंसिल हो गया, बचा 2, तो ये हो गया 9, 2/9। आंसर इज 2/9। कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 7 में देखो क्या है, लेट P be the probability that a man aged X years will die in a year time. Then find the probability that out of n men, A1, A2, A3, An, each aged X years, A1 will die and will be the first to die. Okay. आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन है n, A1, A2, A3 और An पर्सन। ओके, सबकी एज जो है सेम है, X ईयर। ओके, और किसी भी ईयर में उनकी डेथ की प्रोबेबिलिटी है P P P P। आगे बात समझ में? तो आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट each age X year A1 will die and will be the first to die. ओके, तो अब n पर्सन में से क्या क्या हो सकता है कि एक बंदे की डेथ हो रही है और वो बंदा A1 ही हो, या फिर क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 पर्सन की डेथ हो और पहला पर्सन हो वो A1 हो जाए, या फिर 3 पर्सन की डेथ हो, पहला जो जिसकी डेथ हो रही है वो A1 हो जाए। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, सब n पर्सन की डेथ होगी और पहला पर्सन A1 हुआ, ठीक है। या फिर इससे इंटरेस्टिंग एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले क्या, कि कोई किसी की भी डेथ नहीं हो रही, मतलब आपके पास n पर्सन से डेथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P, तो A1 की डेथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P। तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि दैट नो पर्सन डाइज, प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन, तो वो क्या हो जाएगा कि A1 की डेथ भी ना हो, मतलब A1 डैश, मतलब A1 क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी P दे रखी है, तो डेथ नहीं होने की को क्या बोलते हैं हमने, A1 डैश। ऐसे ही A2 डैश इंटू A3 डैश, ऐसे ही An डैश। तो इसके डेथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डेथ होने की प्रोबेबिलिटी P है, तो नहीं होने की 1 - P, इसकी 1 - P, 1 - P, 1 - P, 1 - P कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि दैट नो पर्सन डाइज। तो probability that at least one person die, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - नो पर्सन डाइज। बहुत ही सिंपल है, हमने क्या निकाला कि किसी की भी डेथ नहीं हो रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या आ गया कि कोई भी पर्सन की डेथ नहीं हो रही। अभी मैंने केसेस बनाए थे कि एग्जैक्टली एक बंदे की डेथ हो, पहला पर्सन A1 हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि 2 बंदे की डेथ हो, पहला पर्सन A1 हो जाए, प्लस 3 बंदे की डेथ हो, पहला पर्सन A1 हो जाए। ऐसे ही केसेस बनेंगे। आगे बात समझ गए? तो हम क्या करेंगे, 1 - किसी की डेथ ना हो, तो उसमें सारे केस आ जाएंगे क्या, एग्जैक्टली 1 बंदे की डेथ हो, एग्जैक्टली 2 की डेथ हो, एग्जैक्टली 3 की डेथ हो, एग्जैक्टली 4 की डेथ हो। तो 1 - नो पर्सन डाइज। अच्छा एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, ओके ठीक, यहाँ तक ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन डाइज, ये समझ में आ गया। 1 - नो पर्सन डाइज तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट
एटलीस्ट 1%, तो कम से कम एक बंदे की डेथ हो रही है यहाँ पर। क्लियर है यहां तक? ओके। अब उसने क्या पूछा है कि लास्ट लाइन में देखो, each age X years A1 will die and will be the first to die. ओके, तो अब इसमें क्या बोला गया कि एटलीस्ट 1% डाई, तो कम से कम एक बंदे की डेथ तो हो रही है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बंदा A1 हो। तो अब जो कम से कम एक बंदे की डेथ हो रही है वो आपका कौन कौन सा, A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A5, AN के n% कोई भी हो सकता है। तो और सारे एक साल में ही सबकी एज सेम है, तो प्रोबेबिलिटी सबकी सेम दे रखी है, तो यहाँ पर सारे इक्वली लाइकली है। मतलब A1 की डेथ हो, A2 की, A3, AN, सब इनकी सबकी डेथ हो, वो इक्वली लाइकली है। तो A1 की डेथ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/n। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई, कम से कम एक बंदे की डेथ हो रही है। और वो जो एक बंदा है वो A1 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, क्योंकि यहाँ पर A1 की डेथ हो, A2 की डेथ हो, AN की डेथ हो, सब इक्वली लाइकली है। तो A1 पर्टिकुलर बंदा A1 जो है उसकी डेथ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n। सो दिस इज योर आंसर। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। Okay, suppose that S be the set of all ordered 4 tuples X, Y, Z, W of the positive integers which are on the solutions of X plus Y plus Z plus W, okay, is equal to 21. Question number कौन सा है ये? 8. X plus Y plus Z plus W is equals to 21. One such ordered triple of solution is selected at random from S, then find the probability that X is greater than Y. Okay, ठीक है भाई। तो आपसे क्या बोला गया कि X, Y, Z, W पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको ध्यान रखना, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो उन सबका सॉल्यूशन सेट बना लिया। अब ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि X इज ग्रेटर देन Y। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले तो इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर X, Y, Z और W, ये चारों के चारों क्या है? ग्रेटर। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब नेचुरल नंबर होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। X को रखा हमने T1+1, Y को रखा T2+1, Z को रखा T3+1, W को रखा T4+1, तो ये हो गया 21 - 4 दैट इज 17। कोई दिक्कत? यहां पर आप नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 50 से डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम तो है बट मिनिमम नहीं है, इसलिए हमने इसे कर लिया। अब यहाँ पर जो भी टी आई है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे 20C3। याद है ना फॉर्मूला, n+k-1 ck-1। ओके, तो ये तो आ गए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसमें ये बताना है कि x इज ग्रेटर देन y, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है? 21। अब सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर है, तो हमें x ग्रेटर देन y चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इस प्रॉब्लम को, हमें x ग्रेटर देन y चाहिए। ओके, अब मैं x प्लस वाई करूं या y प्लस एक्स करूं, इस पूरे के टोटल के सम में x प्लस वाई करूं या x को मैं y से रिप्लेस करूं और y को x से, क्या सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा? क्या बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जितने केसेस x ग्रेटर देन y के आएंगे उतने ही केसेस y ग्रेटर देन x के ही आएंगे। जितने नंबर ऑफ केसेस x ग्रेटर देन y के आएंगे उतने ही केसेस y ग्रेटर देन x के होंगे। तो यहाँ पर x और y में यदि हम कंपैरिजन करें तो x ग्रेटर देन y होगा, y ग्रेटर देन x होगा और x इज इक्वल टू y होगा। तो x इज इक्वल टू y के केसेस में निकाल लो, तो क्या ये x ग्रेटर देन y निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आगे बात समझ में? तो x ग्रेटर देन x इज इक्वल टू y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21। तो ये पूरी कहानी x और y को एक साथ लिख लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21। यहाँ पर x y z w क्या है? 1 या 1 से बड़े, तो सभी को t1+1 रखा, तो ये हो गया 2t1 प्लस t2 प्लस t3। इधर क्या हो जाएगा? 21 - 4 17। अब
T1 आपका मान लो 0 हो जाए, T1 0 हो गया तो T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा 17, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 18C1 या फिर 18 बोलो। T1 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 15, तो 16C1 16। T2 मैंने 2 ले लिया तो ये हो गया 4, बचा कितना 13, तो 14C1। ऐसे ही T1 कहाँ तक जा सकता है 8 तक, 8 ले लिया तो कितना हो जाएगा 16, 1 बचा तो ये हो जाएगा 2C1। तो ये ऐड कर दो इसको, तो 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 तक, तो 2 कॉमन ले तो n प्लस 1/2 बनेगा, क्योंकि ये बनेगा 9 8 7 6 5 4 1 तक, तो 9 प्लस 1/2 तो ये हो गया 90। तो 90 केसेस ऐसे x इज इक्वल टू वाई के टोटल में से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 इंटू 19 इंटू 18/3 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 इंटू 3, तो 60 इंटू 90, तो ये हो गया आपका 1200 माइनस 60, ओके 40। चार, ओके एक मिनट कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। 1140 होगा ना, तो टोटल 1140 केसेस में से 90 केसेस कौन से आ गए, जहां पर x और y इक्वल था, जहां पर x और y इक्वल था। तो x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन x वाले केस कितने आ जाएंगे, 1140 माइनस 90, तो ये हो गया 0 5 0 1 0 1 0 5 0। ये कौन से केस आ गए जहां पर x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन x है, तो x ग्रेटर देन y वाले केस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1050 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन x के नंबर ऑफ केसेस सेम होंगे। तो ये वैल्यू आ गई 5 2 5 to 5। So therefore required probability is equals to, फेवरेबल केस कितने हो गए 525, जहां पर x y से बड़ा है, अपॉन में टोटल केसेस कितने 1140। तो हमें ये ऐसे कुछ यही बताना था, और क्या। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो 5 से गया तो 5 से जाने पर ये कितना बचेगा 105, और ये बचेगा 2 2 8, 3 से भी जा रहा है तो ये बचेगा 3 5 7 और 6, तो 35/76 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। 9 में देखो क्या है, टीम A plays with 5 other teams exactly once. Assuming that for each match the probabilities of a win, draw and loss are equal, then find the probability that A wins and loses equal number of matches. Okay. Question number 9. A is playing with team 1, team 2, team 3, team 4 and team 5. One game, one with each. Okay. Assuming that for each match probability of win, draw and loss are equal, then find the probability that E wins and loses equal number of matches. Okay. ध्यान से सुनिएगा, विनिंग की प्रोबेबिलिटी, लूजिंग की और ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल दे रखी है, मतलब 1/3 1/3 और 1/3। क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके अब उसने क्या बोला है कि ए जो है इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते और हारे, तो क्या हो सकता है कि ए कुछ नहीं जीते और कोई ना हारे, या फिर एक जीत जाए एक हार जाए, 2 जीत जाए 2 हार जाए, 3 जीते 3 हारे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जीते 3 हारे तो टोटल कितने मैच हो गए 6, बट ए के मैच कितने होंगे 5, ए कितने मैच होंगे 5 होंगे ना, तो 3-3 वाला केस हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल क्या हो गया कि कोई भी जीत नहीं रहा है ना ही कोई हार रहा है, मतलब 5 के 5 मैच क्या हो जाए ड्रॉ हो जाए, तो ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3।
तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार? 5 बार। एक ड्रॉ, एक जीत जाए और एक हार जाए। क्या बोला गया है? एक जीते और एक हारे। तो 5 में से हमने एक मैच सेलेक्ट कर लिया, कोई भी जिसमें वो जीत रहा। अब उसने ये थोड़ी ना बोला कि पर्टिकुलर यही मैच जीते या यही हारे, वो तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो 5 में से एक मैच सेलेक्ट किया जो जीत रहा है, मान लो 5 में से कोई भी एक हो गया, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3। फिर बचे 4 मैच, उसमें से एक हार जाए तो हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो बाकी जो, तो 2 मैच से एक में जीत रहा है, एक में हार रहा है, बाकी 3 में क्या होगा? ड्रॉ। ऑब्वियस है, तो ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 1/3 1/3 कितनी बार? 3 बार। अब 5 में से 2 मैच जीते और 2 हारे, तो हमने क्या किया यहाँ पर? 5 में से 2 मैच सेलेक्ट कर लिए जिसमें जीत रहा है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बचे कितने मैच? 3, तो 3 में से 2 फिर सेलेक्ट कर लिए जिसमें वो हार रहा है, तो बाकी जो गेम बचे हैं, कौन से गेम, कितने गेम बचे? एक, उसमें वो क्या होगा? ड्रॉ। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसमें देखो 1/3, या इसको मिला के देखो 1/3 पावर 5 आ रहा है, तो 3 पावर 5 तो सभी में 1/3 पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचा 5 इंटू 4 20, इधर बचा 5c2 दैट इज 10 इंटू 3 30। तो ये वैल्यू आ गई 51 अपॉन में 3 पावर 5। 3 से कैंसिल हुआ तो ये बचा 17 अपॉन में 3 पावर 4, तो 81। ओके, तो ये वैल्यू आंसर आ गया आपका 17 अपॉन में 81। कोई दिक्कत? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ऑन अ पर्टिकुलर डे 6 persons pick 6 different books, okay, one each from different counters at a public library. At the closing time they arbitrarily put their books to the vacant counters. Then find the probability that exactly 2 books are at their previous places. Okay, क्या बोला गया है? 6 persons pick 6 different books, one each from different countries of the public. Exactly 2 books are at their previous places. Okay, तो मान लो कितनी बुक है? 6। मान लो बुक 1 काउंटर 1 से उठाया, बुक 2 काउंटर 2 से, बुक 3 काउंटर 3 से, ऐसे ही बुक 6 काउंटर 6 से उठाया। ठीक है, तो ऐसे उठा तो लिया, बट पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो रेंडमली जहां भी जगह उसको खाली दिख रही है। अब 6 बुक उठी है तो 6 काउंटर ही वैकेंट है, ये मैं समझना कि बाकी और भी वैकेंट होंगे, है ना। 6 बुक है, 6 काउंटर से उठाया तो 6 काउंटर अभी वैकेंट है, इसके अलावा और कोई वैकेंट नहीं है। तो ये आपसे बोल रहा है कि इसमें से 6 में से आप ये बताओ कि 2 जो बुक है वो अपनी ओरिजिनल प्रीवियस जो प्लेस थी बुक की उसी पे गई हो, बाकी 4 सही जगह नहीं गई हो। तो रीअरेंजमेंट का ख्याल आ गया होगा यहाँ पर। मतलब ये बोल रहा है कि 6 में से 2 बुक, जैसे बुक 1 काउंटर 1 पे चली जाए और बुक 4 काउंटर 4 पे, या बुक 2 काउंटर 2 पे चली जाए, बाकी ये जो 4 बुक है कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं जाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो सिंपली क्या हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल विदाउट एनी डाउट। 6 बुक्स है, 6 जगह रखना है उनको, तो 6 फैक्टोरियल, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। फेवरेबल केस क्या बोला है? कंडीशन क्या बोली थी हमारे पास कि एग्जैक्टली 2 बुक्स सही प्लेस पे जाए। तो 6 में से हमने तो 2, सबसे पहले तो 2 बुक सेलेक्ट कर ली, कोई भी जो अपनी सही जगह पे चली गई, तो सही जगह पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मतलब 6 में से कोई भी 2 बुक आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने B1 और B2 कर लिया, तो B1 के पास ऑप्शन है कि इसके पास जा सकता है, B2 इसके पास जा सकता है, तो एक ही तरीका। अब बची हुई जो 4 बुक है वो कोई भी अपनी सही जगह नहीं जाए, मतलब डीअरेंजमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? बची हुई 4 बुक कोई भी अपनी सही जगह नहीं जाए, मतलब डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला याद है? n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पर n4 है तो ये यहीं तक जाएगा। तो 6c2 हो गया आपका 15 इंटू ये हो गया 4 फैक्टोरियल, कितना होगा? 24/2 12 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल 720, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1। ओके, तो ये वैल्यू हो गई 9। तो 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ये 5 से गया ये 3, ये 3 से गया ये 3, और इस 3 से गया ये 3, तो बचा क्या 3 अपॉन में 860. So your answer is 3 upon में 60. Now question number 11. 11 में देखो क्या है. Where coin is tossed 2m plus 1 times, then find the probability of getting at least m consecutive heads. Okay. m 2m plus 1 times fire करेगा, then probability of getting at least m consecutive heads. Okay. मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड फायर, थर्ड फायर, ऐसे ही ये कौन सा है 2m plus 1 फायर. ओके, आपको क्या चाहिए m कंसेक्यूटिव हेड चाहिए. ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना. यदि आपको इस प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ढंग से आपने समझानी है. ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने एग्जैक्टली ऐसे कर चुके हैं. अच्छा, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस. एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो पहले टॉस में हेड या टेल दो ऑप्शन है उसके पास, दो आउटकम है. सेकंड में भी दो आउटकम, थर्ड में भी दो आउटकम. तो ऐसे 2m plus 1 टाइम्स थ्रो किया गया है, तो सभी में आउटकम दो 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 कितनी बार 2m plus 1 टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 2 power 2m plus 1. ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब फेवरेबल केसेस, उसको m कंसेक्यूटिव हेड चाहिए. तो मान लो स्टार्टिंग में जो m टॉस है उस सभी में हेड आ गया, तो बाकी कितने टॉस बची आपके पास, वो बची m plus 1 टॉस. तो इसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए, हेड आ जाए टेल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली m कंसेक्यूटिव हेड तो आएंगे. आगे यहाँ हेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, m plus 1 हेड आए, तो उसने क्या बोला एटलीस्ट m हेड चाहिए. तो इधर जो है, तो ये हम फेवरेबल केसेस निकाल रहे हैं. ठीक है, तो इस टॉस पर जो m plus 1 है टॉस है, उस पर हेड या टेल कुछ भी आ जाए, फिर अगले पे हेड टेल कुछ भी आ जाए, अगले पर हेड टेल कुछ भी आ जाए, मतलब 2 power m plus 1. क्या ये बात समझ में आ गई? फिर हम बात करते हैं कि पहले को छोड़ के मान लो यहाँ पर हेड ना आके टेल आ गया, फिर इधर एम पर हेड आ जाए, बच्चे कितने टॉस एम टॉस, फिर उन पर कुछ भी आ जाए. क्या ये बात समझ में आ रही है? इन एम पर फिर कुछ भी आ जाए, तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है. और क्या हो सकता है कि पहले पर कुछ भी आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, क्योंकि ये अलग केस हो गया ना. इधर हमने लेफ्ट साइड में कोई टेल नहीं लिया, इधर एक टेल ले रहे, सेकंड पोजीशन पे टेल ले रहे, फिर थर्ड पे लेंगे टेल, फिर फोर्थ पे टेल, फिर 5 पे टेल. तो फिर एम हेड्स हो गए, और बचे कितनी पोजीशन m-1. तो m-1 पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, और ध्यान रखना कि इस पोजीशन पे भी कुछ भी आ सकता है, हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए. तो m-1 पोजीशन प्लस ये 1 पोजीशन कितनी हो गई m पोजीशन, तो अगेन 2 power m. फिर से तीसरे पे टेल आ जाए, फिर m हेड्स आ जाए, इधर कितनी पोजीशन बची, यहाँ पर 3 पोजीशन हो गई, तो इधर कितनी पोजीशन बचेगी m-2. तो यहाँ टेल आ रहा है, फिर इन दो पोजीशन पे हेड टेल कुछ भी हो सकता है, तो अगेन फिर 2 power m. तो ऐसा कितनी बार चलेगा ये आपको अब समझना जरूरी है कि ऐसा कब तक चल सकता है कि इधर m के m हेड आ जाए. पोजीशन कितनी बची m plus 1, तो उससे जस्ट पहले हम क्या लेंगे टेल. मतलब जैसे हम ये टेल बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो ऐसा कहां तक बढ़ेगा ये हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो m हेड्स हो जाए, उससे पहले एक क्या आ जाएगा टेल. तो कितनी पोजीशन चली गई m plus 1, बची कितनी पोजीशन m. क्या ये बात क्लियर है? अरे देखो, m हेड आ गए, ये एक टेल का पोजीशन चला गया, तो कितने पोजीशन चली गई ये मिला के m plus 1, तो कितनी पोजीशन बची m. तो इन m पर कुछ भी आ सकता है, तो हेड टेल कुछ भी आ जाए तो 2 power m हो जाएगा. तो ऐसे ये कितने केसेस बन गए. यहाँ पर टेल किस पोजीशन पे था, 0th पोजीशन पे. ऐसे समझो, मतलब इससे पहले मान लो इस पोजीशन है 0th पोजीशन, उसको बोल दिया 0 पोजीशन पे टेल आ गया, इधर फर्स्ट पोजीशन पे टेल, इधर सेकेंड पे, इधर थर्ड पे, और इधर किस पोजीशन पे आया m plus 1 पोजीशन पे. तो 0 जो पोजीशन वाला था वो वाला केस तो आपका ये हो गया, कौन सा 2 power m plus 1. फिर फर्स्ट पोजीशन पे ये टेल था,
तो उसके लिए ये आया, सेकंड पोजीशन पे टेल था तो ये आया, थर्ड पे ये आया, तो ऐसे m+1th पोजीशन पे क्या आया 2 पावर m, क्योंकि इधर जो m है वहां पे हेड टेल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है केसेस 2 पावर m कितनी बार आया, टेल फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, m+1th पोजीशन पे, तो टोटल ये केसेस कितने हो गए m+1th केसेस। बट इसमें एक जगह प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है वो देखो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जब m हेड लिए थे इधर, तो ऐसा हो सकता है कि इधर फिर m हेड आ जाए और एक पोजीशन पे कुछ भी आ जाए। ओके, तो ये जो लास्ट पोजीशन है इसमें भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर m हेड लिए और इधर भी m हेड आ जाए, सारे के सारे, यहाँ कुछ भी आ जाए, मतलब यहाँ पर टेल आ जाए, मान लो यहाँ हेड टेल तो कुछ भी आ सकता है, तो मान लो टेल आ गया, तो ये पोजीशन और ये वाला केस दोनों एक ही केस हो गए क्या, तो इसलिए ये केस 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। कौन सा केस ज्यादा ओवर काउंटिंग हो रही है, वो हो रहा है जब आपने स्टार्टिंग में एम हेड लिए, फिर आगे हेड टेल कुछ भी ले रहे हो, तो लास्ट के एम पोजीशंस पे हेड आ जाए। तो जो लास्ट वाला केस है कि एम के पोजीशन में आपने हेड लिया तो फर्स्ट एम पोजीशंस पे हेड आ जाए, वो वाला केस, और यहाँ पर टेल, ठीक है, तो इसलिए वो वाला केस माइनस कर दिया। तो ये फेवरेबल केस आपके आ गए 2 पावर m + 1 प्लस 2 पावर m कितनी बार, m+1 टाइम्स -1। तो यहाँ से 2 पावर n कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया 2 + m+2, ये हो जाएगा 3 -1। टोटल केसेस कितने थे 2 पावर 2m+1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बोलो कोई दिक्कत समझने में? तो m+3 2 पावर m -1 अपॉन में 2 पावर 2m+1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। 12 में देखो क्या है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, then find the probability that resulting sequence of heads and tails looks the same when viewed from the beginning or from the end। okay, तो 8 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार एक कॉइन को टॉस किया गया है। तो जो सीक्वेंस है हेड और टेल की, हम बिगिनिंग से देखें या फिर एंड से देखें तो वो एक जैसा दिखना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो मान लो यहाँ पर हेड आ जाए तो ये बोल रहा है कि यहाँ भी हेड आना चाहिए, इधर टेल आ जाए तो मान लो इधर भी टेल आना चाहिए, इधर हेड आ गया तो इधर भी हेड आना चाहिए, इधर टेल आ गया तो यहाँ भी टेल आना चाहिए। एक जैसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग से और एंड से। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो 2 पावर 8। अब फेवरेबल केसेस में क्या है, जैसे पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन किया तो वैसे ही है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, मान लो इन 4 पोजीशन पे हमने यहाँ पर हेड टेल कुछ भी ले लो, यहाँ हेड टेल कुछ भी ले लो, यहाँ हेड टेल कुछ भी ले लो, यहाँ हेड टेल कुछ भी ले लो, पर आपने यहाँ पर जो भी आउटकम आया हेड या टेल में से वो यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसके लिए एक ही केस होगा। नहीं, ये बात समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हेड टेल कुछ भी ले लो, बट इसकी पोजीशन आपने फिक्स करी तो इसकी पोजीशन अपने आप फिक्स हो गई। ऐसे यहाँ की पोजीशन फिक्स करी तो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ कुछ फिक्स किया तो यहाँ हो गया, यहाँ कुछ भी लिया तो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो इधर सब बन चलेगा, मतलब इसके लिए एक ही केस होगा, इसके लिए भी एक केस, इसके लिए भी एक केस, इस पोजीशन के लिए भी एक केस। तो 2 पावर 4 अपॉन में 2 पावर 8 दैट इज 2 पावर 4 दैट इज 1/60। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। 13 में बोला गया है इफ A and B has n+1 and n fair coins respectively। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। Then find the probability that A gets more heads than B। A के पास नंबर ऑफ फेयर कॉइन से n+1, B के पास नंबर ऑफ फेयर कॉइन से n। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A गेट्स मोर हेड्स देन B। ओके, ठीक है भाई, A के पास जो हेड होना चाहिए वो B से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो A के पास n+1 कॉइन्स है और B के पास n कॉइन्स है, तो हमने पहले n कॉइन की बात करी, मतलब n टॉस की, n कॉइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो A पर हेड आए उसको हमने बोल दिया, मान लो A के पास ith नंबर ऑफ हेड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। A के पास नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं, I,
और बी के पास नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं, आई। कितने कॉइन में से, एन कॉइन में से। आप तो बोलोगे कि ए के पास एन प्लस वन कॉइन है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम एन कॉइन की बात कर रहे हैं, मान लो ए और बी के पास इक्वल नंबर ऑफ कॉइन होते तो क्या होता, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के पास एन कॉइन्स है, या एक ए एन कॉइन टॉस कर रहा है, बी भी एन कॉइन टॉस कर रहा है। तो ए के पास जो नंबर ऑफ हेड आ रहा है वो हमने बोला आई, बी के पास जो नंबर ऑफ हेड आ रहा है उसको हमने बोल दिया आई ना, ये जे होगा, है ना। बी के पास जो नंबर ऑफ हेड आ रहा है वो हमने बोल दिया जे। कोई दिक्कत समझने में? ए के पास नंबर ऑफ हेड आई है, नंबर ऑफ हेड्स एन कॉइन्स में से हेड आई कॉइन्स पे आ रहा है, ठीक है। और बी के लिए एन कॉइन में से जे कॉइन पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ किस पर ज्यादा होना चाहिए, ए गेट्स मोर हेड देन बी, मतलब आई शुड बी ग्रेटर देन जे, ये पूछा गया आपसे। नहीं, ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टोटल में ए के पास ज्यादा हेड हो कंपेयर टू बी। तो अभी तो हम ये निकालेंगे कि आई ग्रेटर देन जे भी हो सकता है और आई इज इक्वल टू जे भी हो सकता है, बट आई लेस देन जे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आई के पास नंबर ऑफ हेड जे से कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ए के पास 4 हेड आ रहे हैं और बी के पास 10 हेड आ गए, तो जो एक एक्स्ट्रा कॉइन बचेगा यहाँ, क्योंकि एन कॉइन लिए तो एक कॉइन बच गया ना ए के पास, तो उसमें हेड भी आ गए, तो इसके पास 4 आ रहे थे, अब कितने होंगे, 5, तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एन कॉइन में से ए के पास आई में हेड आ जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर आई और बाकी सब पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी n माइनस आई, तो दिस इज नथिंग बट NCI 1/2 पावर n। ऐसे ही बी के पास n में से j कॉइन्स पर हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने की? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर आई हेड आ जाए और बी पर जे हेड आ जाए वो क्या हो जाएगा, NCI इंटू NCJ 1/2 पावर n और 1/, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गई बात, 1/2 पावर 2n। ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रोबेबिलिटी की बात कर ली ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ हाई, ये जो है यहाँ पर क्या है, ध्यान रखो कि i इज ग्रेटर देन j और i इक्वल टू j भी हो सकता है ना, i ग्रेटर देन j भी हो सकता है और i इक्वल टू j भी हो सकता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, वो होंगे 2 पावर 2n सिंपली। अरे होंगे ना, यहां से भी आप देख सकते हो। तो कोई दिक्कत है क्या समझने में? अच्छा, आई ग्रेटर देन जे नहीं करते, हमें तो दोनों केस चाहिए, आई ग्रेटर देन जे भी और आई इज इक्वल टू जे भी चाहिए। तो इसको आप लिखो समेशन ऑफ NCI NCJ अपॉन में ये हो गया 2 पावर 2n। प्रोबेबिलिटी चल रही है ना इसलिए लिया, नहीं लेना चाहते हो तो अब n में आप इससे डिवाइड कर दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a के पास जो हेड है i है और b के पास जो हेड है वो j है। तो यदि हम i ग्रेटर देन j निकालना चाहें और i इज इक्वल टू j निकालना चाहे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना? अरे निकाल सकते हो ना, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें इस समेशन में यह बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया कि i ग्रेटर देन j के केसेस और i लेस देन j के केसेस इक्वल होंगे और i इज इक्वल टू j के, यदि i और j बराबर है तो इसका समेशन हम जानते ही हैं। अरे बात समझ में, यदि हम i और j बराबर कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI BI, मतलब कौन सा केस, जब i और j बराबर कर दिया तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ, और नंबर ऑफ टॉस कहां से कहां तक चलेगी भाई, ये हो जाएगा NCI और इधर भी हो जाएगा NCI अपॉन में 2 पावर n, 2 पावर 2n। तो अब देखो i कहां से कहां तक लेंगे, i j कहां से कहां तक लेंगे हम, i और j होंगे आपके 0 से लेके n तक, क्योंकि कोई भी हेड ना हो तो भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू वाला केस भी चल रहा है, ठीक है। तो i चलेगा आपका 0 से लेके n तक, तो इसका समेशन हो जाएगा 2NCN अपॉन में 2 पावर 2n। तो ये तो बात हो गई जब i इज इक्वल टू j है। तो i ग्रेटर देन j एंड j ग्रेटर देन i, ये कितने केसेस हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस ये,
अरे समझ में आ रहा है ना, तीन ही केस पॉसिबल, आई ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे और आई इज इक्वल टू जे। इसमें यही हो सकता है ना, आई और जे क्या ध्यान रखना है उसको, नंबर ऑफ हेड ग्रेटर देन नंबर ऑफ हेड इन बी, नंबर ऑफ हेड इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ हेड इन बी, और नंबर ऑफ हेड्स इन ए एंड बी आर इक्वल, तीन केस। तो 1 माइनस कर देंगे, जब आई और जे बराबर है तो क्या आ जाएगा, आई ग्रेटर देन जे, मतलब ए में जो हेड है वो जे से ज्यादा है, ए में जो हेड है वो जे से कम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो यदि अभी हमें यहाँ पर यह निकालना है कि ए के जो नंबर हेड से आई थे, बी के नंबर ऑफ हेड से वो जे थे, और यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे लिया, तो आई ग्रेटर देन जे और आई लेस देन जे इक्वल नंबर ऑफ केसेस होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। मतलब ए पर नंबर ऑफ हेड ज्यादा है जे बी के कंपैरिजन में, और नंबर ऑफ हेड ए पर कम आए बी के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ टॉस सेम हो रही है, एन हो रही है। यहाँ मत जाना n+1 में, उसकी हम बात करेंगे, नंबर ऑफ टॉस एन हो रही है तब बात कर रहे हैं, दोनों के केसेस इक्वल होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। तो इसको मैं यदि हाफ कर दूं तो 2 पावर 2n माइनस 2n cn डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n, इसको मैं 1 बाय या 2 से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये आ गया क्या आपका, बोलो, तो ये हो गया 2n+1। यहां तक कोई दिक्कत, समझो एक बार फिर से एक बार पूरा एक बार समझ लो, हम इसको जब कंसिडर करेंगे ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने दो केस क्यों लिया, आई ग्रेटर देन जे और आई इज इक्वल टू जे, दोनों केस क्यों लिए। आप तो बोलोगे कि ए के पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा होना चाहिए जे से, तो ये वाला केस इक्वल वाला क्यों लेके चल रहे हो। अरे इक्वल वाला इसलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि ए के पास अभी एक कॉइन हाथ में है उसके, क्योंकि हमने एन कॉइन लिए हैं दोनों के लिए, और ए के पास तो n+1 कॉइन है। तो जो ये कॉइन है, एक्स्ट्रा जो कॉइन है, उसके लिए हमें दोनों में यदि नंबर ऑफ हेड्स इक्वल आ रहे हैं, जैसे ये वाला केस आई इज इक्वल टू जे वाला, तो जो एक कॉइन बचा उस पर यदि हेड आ जाए ए के पास, तो नंबर ऑफ हेड ज्यादा हो गए ना ए के पास। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब दो केसेस है आपके पास कि आई ग्रेटर देन जे और आई इज इक्वल टू जे। तो आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या हुआ कि ए में नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स ए में ज्यादा आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली, ये। तो 2 पावर 2n माइनस 2n cn डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n+1। तो अब जो इसके पास एक हेड बच गया, ए के पास कितने कॉइन्स थे, n+1, तो इसके पास जो एक कॉइन जो बच गया, अब इस पर हेड आए या टेल आए, केस तो एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स ए पर ज्यादा आ रहे हैं। नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा आ रहे हैं, तो जो एक एक्स्ट्रा कॉइन है वो इस पर हेड आए या टेल आए, कुछ भी आ सकता है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग, तो ये वाली कौन सी बात होगी, आई ग्रेटर देन जे वाली, और आई इज इक्वल टू जे, मतलब ए पर और बी पर नंबर ऑफ हेड्स इक्वल है, तो क्या ये इस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो दोनों पर नंबर ऑफ हेड सेम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 पावर 2n, नहीं ये नहीं है, आई इज इक्वल टू जे कहाँ था, आई इज इक्वल टू जे ये है, तो 2n cn डिवाइडेड बाय 2 पावर 2n। अब दोनों पर हेड इक्वल आ रहे हैं, तो जो एक ये कॉइन बच गया ए पर, मैं बोलूं यदि अब हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अब उस पर यदि हेड आ जाएगा तो ए और बी पर नंबर ऑफ हेड जैसे 4 और 4 दोनों पे इक्वल है ना, तो अब ए के पास एक एक्स्ट्रा हेड हो गया, कितने हो गए, 5 हेड, तो ए पर नंबर ऑफ हेड ज्यादा हुए क्या। आगे बात समझ। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसको ले लेते हम, क्या होगा कि ए के पास नंबर ऑफ हेड कम है और जे के पास नंबर ऑफ मतलब ए के पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा है, कम है कंपेयर टू बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। चलो लिख लेते हैं एक बार, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब जो एक कॉइन बचा है, अब उसमें मान लो हेड भी आ जाए, मान लो ए के पास 9 हेड आ गए, बी के पास 10 हेड आ गए। अब ए के पास जो एक एक्स्ट्रा कॉइन है उस पर मान लो हेड भी आ गया, दोनों के पास 10 हेड और 10 हेड और 10 हेड हुए, बट ए पर नंबर ऑफ हेड ज्यादा चाहिए थे, बराबर भी नहीं हो सकते। अब बोलोगे यहाँ तो बराबर लिया, अरे भैया एन कॉइन में हेड नंबर ऑफ हेड बराबर हुआ, एक कॉइन जो बचा है उसमें फिर हमने हेड लाए ना,
समझ में आ गई? ये जो बात कर रहा हूँ मैं टोटल में बात कर रहा हूँ। अब जैसे ए के पास नंबर ऑफ हेड मान लो 5 आ जाए, बी के पास 7 आ जाए, तो जो इसके पास कॉइन है उस पर हेड आए या नहीं आए, तो हमेशा ए के पास जो हेड होंगे वो कम ही होंगे। तो इस पर हेड आए या टेल आए, कुछ भी आ जाए, तो इस तरह से कभी भी नंबर ऑफ हेड ज्यादा नहीं आएंगे पी से। तो ये वाला केस इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करें, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 2 पावर 2n माइनस 2n cn अपॉन में 2 पावर 2n प्लस 1। इस 2 को इसके साथ ले लो, तो ये हो गया 2 पावर, ये क्या लिखा हमने, ये 2n cn है ना, तो ये हो गया 2n cn अपॉन में 2 पावर 2n प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कहानी आ गई 2 पावर 2n अपॉन में 2 पावर 2n प्लस 1। तो ये पूरा भाई इतना सब कैलकुलेशन है, हाफ के बराबर आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट बता दिया, तो जितने भी कंफ्यूजन से दूर हो जाने चाहिए। हमने आई ग्रेटर देन जे क्यों लिया, एन कॉइन में ले रहे थे पूरी बात, एक कॉइन हमने ए के पास बचा लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 में पूछा गया बियर hides itself either behind bush A with probability 9/25, 9/25, and B की probability or behind bush B with probability 16/25. A hunter have 5 bullets, each of which can be fired either at bush A or bush B. Hunter hits each target independently with an accuracy of 1/4. How many bullets can be fired at bush A to hit the bear with maximum probability? Okay, क्या बोलना चाह रहा है ये? टोटल उसके पास 5 बुलेट है और सारी की सारी फायर कर रहा है वो, तो वो ए पर ऐसी कितनी बुलेट फायर करे कि उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास 5 बुलेट है, मान लो के बुलेट्स वो ए पर फायर कर रहा है। कितनी बुलेट? ए पर। तो ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी हम लिख रहे हैं। तो मान लो टोटल 5 बुलेट्स है, तो उसमें से के बुलेट्स वो किस पर फायर कर रहा है? ए पर। तो 5C के सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा? 5 में से हमने के बुलेट सेलेक्ट कर ली जो किस पे फायर कर रहा है? ए पर। तो बाकी बची हुई कितनी? 5 माइनस के, वो किस पे फायर करेगा? बी पर। ठीक है, अब ए पर फायर करने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो वो ए बुश को सेलेक्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/25, और उसको ये हिट कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हर एक बुलेट पे ए को फायर कर, ए को वो ए पे फायर करे या बी पर, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? 1/4। मतलब ए को हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एक बुलेट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही बी को हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसको हिट करना है। मान लो के आपके पास 4 हो गया, मतलब 4 बुलेट उसको ए को हिट कर रही है, तो हम तो हमारा सक्सेस कब बोलेंगे? या तो एक हिट कर जाए, या 2 हिट कर जाए, या 3 हिट कर जाए, या चारों के चारों हिट कर जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो उससे बेटर ये है कि 1 माइनस नो हिट, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो कोई भी हिट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। मतलब एक बुलेट उस टारगेट को हिट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो के बुलेट्स वो फायर कर रहा है ए पर, जैसे हमने 5 में से के सेलेक्ट कर लिया ना, जो ए पर हिट कर रहा है। बस समझ में आ रहा है ना कुछ? ठीक है, तो फिर ये तो क्या हो गया था कि ए को सेलेक्ट करे, तो के बुलेट्स वो ए पर फायर कर रहा है, तो ए पर वो हिट करे, तो उसमें से के हिट कर जाए, या के-1 हिट करे, या के-2, या कोई हिट ना करे, वो वाला केस तो नहीं चाहिए हमें। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस कोई भी बुलेट हिट ना करे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि एटलीस्ट 1 बुलेट हिट कर रही है। तो टोटल कितनी बुलेट है? के। तो एक बुलेट हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरे की हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे के लिए पावर के कर दो। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? ओके, तो भाई अब इसकी मजबूरी है कि के बुलेट तो ये फायर, अच्छा टोटल 5 की 5 बुलेट फायर कर रहा है, तो के बुलेट तो उसने ए पर फायर कर दी। अब बची कुछ कितनी? 5 माइनस के, कहां फायर करेगा वो? बी पर। तो बी पर फायर करने की प्रोबेबिलिटी 16/25।
बोलो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आप? बूस्ट बी पर। अच्छा, ए पर वो के बुलेट फायर कर रहा है, बूस्ट बी के पीछे यदि छुपा है तो कितनी बुलेट फायर करेगा? 5 माइनस के, बच्चे कुछ जो भी है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करना है? कि बियर को हिट करे। तो वो ए के पीछे भी हिट कर सकती है या फिर बी के पीछे यदि छुपेगा तो भी हिट कर सकता है। तो यहाँ भी तो 1/4 हिटिंग का, ए के पीछे छुपे या बी के पीछे, प्रोबेबिलिटी क्या है बुलेट को हिट करने की? 1/4। तो 1 माइनस नो हिट, तो 3/4 पावर 5 माइनस के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फेवरेबल केसेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ले ली ना। अब टोटल, हाँ, अब जैसे एक बुलेट ले लिया हमने, एक बुलेट ए को हिट कर सकती है बी को। उसने बोला है ना कि हर एक बुलेट या तो ए पर हिट करेगी या फिर बी पर। मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? हर एक बुलेट पे दो ऑप्शन है, या तो ए को हिट करे या बी को, ए को बी को, ए बी, दो 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 दो, कितनी बार? 5 बार। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमसे पूछा है कि इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम करना है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए पर वो कितनी बुलेट फायर करे ताकि जो जो हमारा टारगेट है उसको हिट कर जाए, और वो प्रोबेबिलिटी क्या मिले हमें? मैक्सिमम मिले, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो हमने क्या किया, 5 में से के बुलेट मान लो ए पे फायर हो रही, तो ए पर फायर करने की प्रोबेबिलिटी ये। और उसके बाद कि उसमें ए के पीछे जब छुपा उसको हिट करे तो 1 माइनस नो हिट, के बुलेट्स में से 1 माइनस कोई भी हिट नहीं लग रही तो क्या आ जाएगी? कम से कम एक हिट। ऐसे ही बी के पीछे छुपे जब 1 माइनस नो हिट, तो इस पे कितनी फायर हो रही? बी पर 5 माइनस के इधर फायर कर दी, बची 5 में से 5 माइनस के। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? वो ए को फायर करे या बी को? ए बी। तो हर एक बुलेट के पास दो ऑप्शन है, तो 2 पावर 5 हो गया। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो अब नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास क्या है? 1 से लेके 5 तक, तो के रख दो 1 2 3 4 और 5। तो जिस पर भी मैक्सिमम आ जाए वो आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कि आप अब रख दो यहाँ पर 1 रख दो, फिर 2 रख दो, 3 4 5 रख दो। तो जिस पर भी ये जो है एक्सप्रेशन मैक्सिमम आ रहा है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जहां पर पी मैक्सिमम आ रहा है वही आपका वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ओके, कर लेना सॉल्व अब आगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 15, लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस असाइनमेंट। Let the probability Pn that a family has exactly n children be alpha into p power n. Probability that children is n, ये क्या दे रखा है? अल्फा इंटू पी पावर n। ई डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन n है तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और पी नॉट दे रखा है। गिविंग birth to a boy and a girl is equally likely. If k is greater than or equal to 1, then find the probability that the family has exactly k boys. Okay. उसके पास k boys है, इसकी probability बतानी है। अच्छा, ओके, exactly k boys हो ना। तो यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन k से कम हुए, क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन k से कम हुए, मान लो k मैंने बोल दिया 10 बोल दिया, तो वो क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 10 बॉयज होना चाहिए। अब मैं आपसे बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 है, तो 10 बॉयज कैसे हो सकते हैं? तो इस केसेस में तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर केसेस लेना पड़ेगा। मान लो हमने डिफाइन किया आई क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? वो दे रखी है एन की जगह क्या रख दो? आई। तो अल्फा इंटू पी पावर आई। तो आई चिल्ड्रन होने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, अल्फा इंटू पी पावर आई। अब आप ही सोचो कि इसमें यदि मैं आपसे बोलूं कि आई आपका के से छोटा है,
मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल नंबर ऑफ बॉयज से कम है तो ये कभी केस पॉसिबल हो नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी इस केस में कितनी आ जाएगी 0। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो ये केस बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 है और हमें कितने चाहिए 10 बॉयज चाहिए, एग्जैक्टली 10 बॉयज चाहिए, तो ये केस तो पॉसिबल है ना। अरे कॉमन सेंस है। अगली बात समझ में, तो यहां पर ध्यान से सुनना, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आई, उनमें से आपको बॉयज कितने चाहिए के, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से के हमें बॉयज चाहिए, तो बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 पावर के, और बाकी जो है बची कुची वो क्या होंगी गर्ल्स, तो गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और गर्ल्स कितनी होगी आई माइनस के। तो इसको आप एक बार फिर से देखो, तो आई यदि के से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी 0, और यदि आई के बराबर है या बड़ा है तो बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 पावर ये हो जाएगा आई। आयोटा नहीं है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आई चिल्ड्रन हो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब आई नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ बॉयज से कम हुआ तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। और नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो नंबर ऑफ बॉयज के बराबर हुआ है, ज्यादा हुआ तो बिल्कुल पॉसिबल है। और वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये कि मान लो 15 बॉयज, आई 15 ले लिया हमने और हमें कितने चाहिए 10 बॉयज, तो 15 में से 10 बॉयज सेलेक्ट कर लिया, 15 में से 10 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, बॉय आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो उनका पावर का सम तो आई आएगा, ठीक है, मतलब 15 ही होगा, मतलब हाफ पावर 10 और हाफ पावर 5, हाफ पावर 15 हो गया क्या, वही लिखा गया। ये समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब तो हमसे क्या पूछा गया था कि एग्जैक्टली के बॉयज हो, हाँ, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी कि सबसे पहले तो हम चिल्ड्रन सेलेक्ट करें, मान लो आईएथ चिल्ड्रन है, और आईएथ चिल्ड्रन सेलेक्ट करने के बाद उसमें एग्जैक्टली के बॉयज हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आप समीशन लगा दो, कहां से 1 से लेके इनफाइनाइट तक। नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 100 200 भी हो सकते हैं, उसमें तो हमें 10 बॉयज चाहिए, बाकी सब गर्ल्स हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है ना ये टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी वैसे समझ लो या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन रूल से भी समझ सकते हो। अरे समझ में आ रहा है ना, मान लो नंबर ऑफ बॉयज 10 है, तब 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 है, नंबर ऑफ बॉयज 10 आने की प्रोबेबिलिटी वो लिख लेंगे, आई को 10 रखेंगे जब वो हो जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लो 11 हो गए, तब नंबर ऑफ बॉयज 10 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12 हो गए तब 10 बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 13 हो गए तब नंबर ऑफ बॉयज 10 आने की प्रोबेबिलिटी। ये सब हम करते जा रहे हैं, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया समेशन ऑफ आई 1 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों आया समझ में आ गया होगा, अल्फा इंटू पी पावर आई, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करें, इस समेशन को 1 मिनट के लिए ब्रेक कर दो, कहां से कहां तक, जब आई आपका 1 से लेके कहां तक जा रहा है के -1 तक जा रहा है, तब तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो तो होगी अल्फा पी पावर आई, और ये वाला केस क्या हो जाएगा 0, ये वाला केस, प्लस जब आई आपका के से इंफिनिटी तक है तब प्रोबेबिलिटी आई चिल्ड्रन आने की प्रोबेबिलिटी ये, और उसके बाद उसमें के बॉयज हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आई सी के 1/2 पावर आई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने पी बोल दिया, तो ये तो 0 हो गया। अब इधर समेशन ऑफ आई के से लेके इन्फिनिटी तक, अल्फा बाहर आ गया कांस्टेंट है, आई सी के और अंदर चला गया तो p/2 पावर आई। ओके, अब हमने यहाँ पर k को रखा या i को रखा k प्लस आर। i कहां से कहां तक है, k से इंफिनिटी, तो यहां से r हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी हो गई अल्फा समेशन ऑफ r 0 से इंफिनिटी
आई को क्या रख दिया k प्लस आर, तो ये हो गया k प्लस आर सी के और p/2 पावर k प्लस आर। ओके, इसको सॉल्व करते आ जाना चाहिए भाई, ये बाइनोमियल की चीजें है ना, ये सॉल्व, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। प्रोबेबिलिटी का काम यही खत्म हो गया, इतना आपको समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी हो गया, आगे पूरा बाइनोमियल है। ठीक है, ओके, यहां थे हम ना, तो p हो गया आपका अल्फा। अब यहाँ p/2 पावर क्या है, k प्लस आर, तो p/2 बाहर निकाल लिया हमने, p/2 पावर k बाहर निकाल लिया, समेशन के अंदर बचेगा r 0 से लेके इंफिनिटी तक k प्लस आर सी के, है ना, और p/2 पावर r। अब देखो k प्लस आर सी के, तो इसको मैं r भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, NCR प्लस NCN माइनस आर बराबर होते हैं, वही किया है, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। NCR और NCN माइनस आर बराबर होता है ना, वही किया है। ठीक है, ऐसे करने से क्या हुआ, आपको कुछ दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए अभी हम बात करेंगे। 0 से लेके इंफिनिटी तक k प्लस, एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, कौन सा k प्लस आर सी आर है ना यहाँ पर, तो k r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से, तो 0 पे वैल्यू मिलेगी 1, तो k प्लस आर सी आर p/2 पावर r, p इज इक्वल टू अल्फा p/2 पावर k r 0 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखें कि k प्लस 1 और r माइनस 1 सी आर p/2 पावर r। क्यों लिखा, क्योंकि जैसे 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, वो होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर, मतलब इसका एक्सपांसर ऐसे लिखा जाता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर, r 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसको हम यदि कंपेयर करें तो आपका n क्या हो गया ये, तो ये पूरी कहानी जो है वो हो जाएगा अल्फा p/2 पावर k। अब ये पूरी की पूरी कहानी किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में ले आए कि हम बिल्कुल, तो n हो गया आपका k प्लस 1 और x हो गया p/2, तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस n, n कितना है k प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो गया p अल्फा p पावर k बाय 2 पावर k, और ये पूरी कहानी नीचे आएगी, तो 1 माइनस p/2, तो 2 माइनस p पावर k प्लस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसको नीचे लाएंगे ना, फिर 2 पावर k प्लस 1, तो 2 पावर k कैंसिल हो गया, बचा पावर 1, तो ये हो गया 2 अल्फा p पावर k अपॉन में 2 माइनस p पावर k प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका।